So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. So viewers, आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता लग रहा होगा कि आज हमने किस चीज़ के बारे में हमें बात करनी है। तो वो है कंपैरिजन कि EF कोर और डैपर के बीच में क्या ऐसा कंपैरिजन है कि जिसको देखते हुए हम अपनी जो एप्लीकेशन है, आपका जो अपना प्रोजेक्ट है, उसमें कौन सी चीज़, कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेहतर रहेगी कि जिसको यूज़ करते आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो आज हमने इस बारे में डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले हम इन चीज़ों के ऊपर नोट कर लें कि EF कोर और डेपर ये दोनों ही ORMs हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजमेंट है, कि जिनको हम यूज़ करते हुए हम अपनी DB साइट जो डेटाबेस है हम उसको एक्सेस करते हैं। ये चीज़ इन दोनों में कॉमन है, लेकिन इनकी अप्रोचेस, परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चीज़ें, इनके रोल्स हैं, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर किसी ने इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर किसी ने मेरी EF कोर और डेपर के ऊपर जो इंट्रोडक्शन है और एडवांस फीचर्स हैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देखें। बाकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारे पास, जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा था कि EF कोर और इन दोनों में चीज़ों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, EF कोर और डेपर में, क्योंकि इनका मेन रोल होता है डाटा एक्सेस करना डॉटनेट की किसी भी एप्लीकेशन में, कि आप किस तरह डाटा एक्सेस कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ तो इन दोनों में आ जाती है कॉमन, क्योंकि इन्होंने DB साइड देखनी होती है कि वो किस तरह उन चीज़ों को हमने गेट करना है या पोस्ट करना है या फैच करना है या कुछ भी करना। इन दोनों का मेन काम, मेन मोटिव यही है कि आपका जो आपकी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल डॉटनेट कोर, आप उसमें अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपका मेन रोल इन दोनों को यूज़ करने का मकसद ही ये है कि आप DB साइट अपनी किस तरह एक्सेस करते हैं। फिर इनकी जो अप्रोचेज़ आती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी दोनों की अपने अपने लिहाज से डिफरेंस हो सकती हैं, और उनके बहुत सारे यूज़ केसेस भी हैं इस तरह के, जिनको देखते हुए आज जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके प्रोजेक्ट के लिए। आपको आज इस वीडियो में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो हमारे पास आती है ORM वर्सेस माइक्रो ORM। ये दोनों क्या होते हैं? तो जो ORM है वो EF कोर है, ठीक है, और वो ऐसा क्यों है? ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है, दोनों ही हैं, लेकिन जो जिसको कहा जाए कि ORM जो स्पेसिफिक है वो EF कोर है। वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो हमारी डॉटनेट की क्लासेस होती हैं, जो कि हमारे डेटाबेस से टेबल्स और हमारे जो क्लाउड ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है सर्वर साइड से, वो हम EF कोर को यूज़ करते हैं। क्यूरीज लिख के, लिंक क्यूरीज लिख के हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू EF कोर, डेपर के अंदर ये हमारा माइक्रो ORM है, जिसका मेन फोकस होता है हमारी रॉ SQL क्यूरीज को एग्जीक्यूट करना। ये हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट मैपिंग का रोल परफॉर्म करता है। अब EF कोर के अंदर बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं जो कि जिनकी वजह से हम डाटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं इसके थ्रू हमें काम काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ों को अगर देखा जाए। लेकिन जब बात मैपर की आती है, मैपर ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है अगर कंपेयर किया जाए EF कोर के, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ ही मतलब कंपेयर करें ना EF कोर के लिहाज से, तो उसके मुताबिक इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू EF कोर, और इस वजह से हम SQL की डायरेक्ट क्यूरीज भी इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, अगली पॉइंट को लेके अगर देखें तो बात आती है परफॉर्मेंस की। जो परफॉर्मेंस है वो EF कोर के अंदर कुछ चीज़ों पे आके वो अपने ना मतलब ट्रैक्स चेंज करने हो, लेज़ी लोडिंग करनी हो, तो और इसकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट होते हैं,
उनको देखा जाए तो इसके अंदर की परफॉर्मेंस में इसको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। और जब बात आती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की, तो फिर हमारा ईएफ कोर वो हो सकता है परफॉर्मेंस के लिहाज से मर भी सकता है। अगर हम अपने ज़ुबान में देखें अगर, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें अगर बहुत ज़्यादा लाखों में डाटा आ रहा है, तो ईएफ कोर को हैंडल करने में उसमें मुश्किलात आ सकती हैं एज़ कम्पेयर टू डेपर। और डेपर बहुत ज़्यादा फास्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल और डायरेक्ट सीक्वल की क्यूरीज को एग्जीक्यूट करता है। तो इस लिहाज से फिर इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का वो आ जाता है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर ईएफ कोर की इस पर देखा जाए। फिर उसके बाद आता है डाटा मैपिंग और उसके कंट्रोल्स की। तो जो ईएफ कोर है वो मैप करता है टेबलों को, उसकी एंटिटीज को, उसके रिलेशंस को हमारे जब सर्वर साइड में एक पूरा ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसके अंदर हमारा पूरा का पूरा रिलेशन बन जाता है कि हाँ इसके इस टेबल ए का टेबल बी के साथ भी रिलेशन है, इस टेबल ए का सी के साथ भी है, और बी का फिर वो ई के साथ भी है, डी के साथ भी है। मतलब इस तरह का ना पूरा एक ग्रे स्ट्रक्चर बना देता है ये। और फिर उसके बाद अगर हम चीज़ देखें डेपर की, तो इसमें हमें मैनुअली क्यूरीज करनी पड़ती है। जो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो फिर डेपर यहाँ पे मार खा जाता है कि इसमें हमने खुद ही बाय डिफॉल्ट मैनुअली क्यूरीज को लिखना पड़ता है, और उसमें हमें खुद बताना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। अगर कोई हम जॉइंस वगैरह से काम ले रहे हैं, तो हमें अगर सीक्वल साइड पे अगर पता होगा कि ये टेबल और ये टेबल इन दोनों में चीज़ें आ रही हैं, सेम है, तो फिर हम उसमें जॉइंस लगा के चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो फिर इस लिहाज से जो वो बेटर अगर अप्रोच देखी जाए तो वो ईएफ कोर होती है, क्योंकि ये रैपिड डेवलपमेंट और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैप करके दिखाता है। और फिर जो डेपर है वो इस लिहाज से फ्लेक्सिबल हो जाएगा किसी भी डेवलपर के लिए कि वो अगर उसको सारे रिलेशंस का हाउ नाउ है सीक्वल साइड पे, तो वो इस चीज़ को कवर कर सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसमें एडवांस फीचर्स का मैं बता रहा था, तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि जिस जिस डेवलपर की भी सीक्वल साइड अच्छी है, तो वो डेपर को ही मतलब परसू करेगा कि हाँ यही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट अपनी सीक्वल की क्यूरीज को ही रन करना, मतलब हम करके सब कुछ ले करवा सकते हैं काम। वो चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई सिंपल इंसर्ट की क्यूरी हो, या कोई कॉम्प्लेक्स की क्यूरी हो, तो वो हम सीक्वल के मदद से हम इसमें काम चला सकते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है ईज ऑफ यूज़। अब डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो इसमें ईएफ कोर के अंदर हमारे पास माइग्रेशन होती हैं जो कि डेपर में नहीं होती, और लिंक क्यूरीज होती हैं जो कि ईएफ कोर का हिस्सा है, और ये ऑटोमेटिक मैपिंग भी करता है जो कि डेपर में करना मुश्किल होता है, क्योंकि डेपर में जो रिक्वायर्ड होता है ना वो आपकी रो सीक्वल क्यूरीज होती हैं, जो कि इस चीज़ को जो कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू उसमें देखा जाए तो हमें अगर माइग्रेशन करवानी है ईएफ कोर में, अगर हमने कोई टेबल बनाना है सर्व मतलब डीबी साइड में हमने इंसर्शन करानी है, हम माइग्रेशन सिंपल रन करके ईएफ कोर की, तो हम डायरेक्टली हम उसके अंदर अपने टेबल्स का स्कीमा वगैरह जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सीक्वल की बात करें तो उसमें माइग्रेशन हमें अलाउ नहीं करता, हमें खुद ही कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है सीक्वल साइड पे जाके। फिर इस लिहाज से हम इसका काम कर सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि सीक्वल साइड आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए डेपर आपके लिए बिल्कुल हलवा है, क्योंकि इसमें आपने डायरेक्ट अपनी क्यूरीज लिखनी होती है और उससे काम चलाना पड़ता है। अगर आप कोई काम डिफाइन कर रहे हैं पैरामीटर्स के बेस पे या स्टोर प्रोसीजर के बेस पे, तो बहुत ज़्यादा आसान चीज़ हो जाती है आपके लिए। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है डेटाबेस माइग्रेशंस का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईएफ कोर में जो माइग्रेशन होती है वो उसको मैनेज करना, कोई भी स्कीमा है उसको चेंज करना, तो हम माइग्रेशन रन करके इसमें चला सकते हैं। लेकिन डेपर हमें माइग्रेशन का सपोर्ट ही नहीं देता। वो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो डेवलपर होगा उसको खुद ही डीबी साइड पे जाके मैनुअली स्कीमा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। तो जो ईएफ कोर है वो हमें लिंक क्यूरी के थ्रू उसको यूज़ करते हुए हमें ये चीज़ अलाउ करता है कि हम सम ऑफ सीक्वल की जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हैं हम उसको लिख सकें। लेकिन ये हमेशा इसका रिजल्ट वैसे नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है ईएफ कोर के अंदर। लेकिन इसके केस अगर हम डेपर में देखें तो हमें ये अलाउ करता है कि हम मैनुअली खुद ही सीक्वल की कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स भी क्यूरी
जो हमने बना के कोई भी चीज़ों को देखना है, और अगर हम किस बिहाफ़ पे डाटा कट करना चाह रहे हैं, हमें वो चीज़ देखनी है। तो इसमें ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा आसान करके देता है कि हम खुद ही मैनुअली एक कोई क्यूरी लिखें, उसको एग्जीक्यूट करें, और उसी एग्जीक्यूट हुई क्यूरी को, जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे थे सीक्वल साइड पे, उसी को उठा के इधर चिपका दें और एग्जीक्यूट करवा दें अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। और फिर इसकी वजह से हमारी स्पीड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, एक बार चीज़ों को देखा जाए तो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज ट्रैकिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट की बात। अब चेंज ट्रैकिंग क्या होती है? जो EF कोर है, वो हमें चेंज ट्रैकिंग हमारी एंटिटीज और स्टेट्स के, हमारी कौन सी स्टेट है, मतलब कोई हम इंसर्शन करवा रहे हैं, अपडेशन करा रहे हैं, डिलीशन करवा रहे हैं, उसको हमें सर्वर साइड पे कंट्रोल करने की फुली सपोर्ट देता है। लेकिन डेपर है, डेपर के लिए ये हमें इस लिहाज से ट्रैकिंग की सपोर्ट नहीं देता, हमें खुद ब खुद ही उसकी स्टेट हैंडल करनी पड़ती है मैनुअली। कि हमने अगर कोई डिलीट का स्टोर प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो हमने उसको डिलीट हमने कब करवाना है, या उस एसपी को हमने कब पोल भेजनी है, ये हमारे मेथड पे डिपेंड करता है। कि अगर हम उस मेथड के थ्रू कोई आईडी भेज के हम उसको करवाना चाह रहे हैं काम या कुछ भी, तो हम उसके मुताबिक उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है यूज़ केस की। तो यूज़ केस हमारे पास जो एप्लीकेशन है, जो कॉम्प्लेक्स डाटा मॉडल्स या रैपिड डेवलपमेंट की बात की जाए, तो उसमें EF कोर बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लीन कोड होता है। और ये इसको, अब ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो सीक्वल के से ज़्यादा मतलब नहीं है, जिनके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीक्वल साइड पे नहीं है, तो उनके लिए EF कोर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि वो उसको यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्लीन कोड और क्लियरली चीज़ें होती हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू डेपर, तो जिस डेवलपर की भी सीक्वल साइड अच्छी है, तो वो उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकता है, और उसके मुताबिक उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी सीन हो जाता है कि वो किस तरह उसको यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके कोई भी काम करवा सकता है। और फिर इसके अंदर जो बात की जाए कि वो किस तरह स्पीड को जो ऑप्टिमाइजेशन होती है इसकी या परफॉर्मेंस की, तो वो ज़्यादा उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है डेपर को यूज़ करके, क्योंकि उसने स्ट्रेटली सीक्वल की क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी होती है सी शार्प के अंदर रहते हुए। कोई भी मेथड को भेज के सिंपली आप जाके सीक्वल की क्यूरी एग्जीक्यूट कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम सपोर्ट की। तो जो EF कोर है, वो बहुत बड़े लेवल पे और मैच्योर इकोसिस्टम, जो हमारे बहुत सारे जो लाइब्रेरीज है और टूल्स के साथ उसके मुताबिक सपोर्ट देता है, जो जो EF कोर है। और इसके मुताबिक देखा जाए तो डेपर है, लेकिन ये डेपर हमारी जो परफॉर्मेंस के लिहाज से ना, वो EF कोर को मात देता ही देता है, क्योंकि इसको डबल डबल एग्जीक्यूशन ही नहीं करनी पड़ती। कोई क्यूरी को मतलब 2 दफ़ा एग्जीक्यूट करके फिर डाटा लेके आने में इसको टाइम नहीं लगता, जैसे EF कोर में लगता है। तो अभी तो ये ग्रोइंग चल रहा है काम, EF कोर इससे पुराना है, लेकिन इन फ्यूचर जो मुझे लगता है कि ये इस लिहाज से ना हमारा डेपर ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी डेपर की कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है। तो इसका जो मेन फोकस है वो परफॉर्मेंस के ऊपर जा रही है सारी है। और EF कोर है जो पहले के यूज़ करते आ रहे हैं लोग, वो ज़्यादा EF कोर को ही परसू करते हैं। लेकिन मैं भी पहले EF कोर को ही देख करता था, उसी पे काम करता था, लेकिन अब मैं डेपर को ज़्यादा परफॉर्मेंस की बेस पे, कि अगर मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए या मेरी एप्लीकेशन उस स्कोप की है कि मैं उसके अंदर EF कोर के साथ डेपर को भी इंक्लूड कर देता हूँ चीज़ों के लिए, कि इन दोनों के यूज़ करते हुए मैं अपनी चीज़ों को अचीव तो कर सकूँगा। तो आज का कंक्लूजन यही निकलता है कि आपके पास ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करते कि जिनमें आपको दोनों चीज़ों को यूज़ करना पड़े। तो अगर तो कुछ ऐसा सीन है, तो आप दोनों लाइब्रेरीज हैं, दोनों को इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। लेकिन अगर तो आप अभी उस लेवल पे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब जो आपकी क्यूरीज हैं उनको हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको मैं ये मतलब मशवरा दे सकता हूँ कि आप डेपर साइट पे आप सीक्वल की चीज़ें देखें, और सीक्वल की जो क्यूरीज होती हैं आप उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके अपनी चीज़ें करवा सकते हैं।
अगर तो आप कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी भी हो और क्लीननेस भी हो और डाटा ज़्यादा अच्छे तरीके से मैपिंग के लिहाज से मैनेजेबल भी हो, जो आपके वो ग्रे स्ट्रक्चर पूरा EF कोर आपको बना के देता है आपके रिलेशन बेस्ड चीज़ों के लिए। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सी चीज़ रहेगी। तो अभी आप आपने देखना ना कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये इस चीज़ को देखते हुए अब आपने अपने प्रोजेक्ट में इन दोनों में से किसी एक चीज़ को यूज़ करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपके मुताबिक डेपर ज़्यादा अच्छा है या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कोई नए टाइटल्स, नई वीडियो के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.